हेलो फ्रेंड्स, 15 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है पुट ऑफ जीएसटी रोल आउट टू सितंबर 1, एविएशन मिनिस्ट्री टेल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये एविएशन मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया है कि जीएसटी रोल आउट जो होने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है 1 जुलाई से, इसको पोस्टपोन किया जाए एटलीस्ट टू 1 सितंबर। तो ये 3 महीने का पोस्टपोन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो जो सॉफ्टवेयर यूज करती है टिकट्स बुकिंग के लिए, वो है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसको अब तक इंटीग्रेट नहीं किया गया, अलाइन नहीं किया गया फॉर जीएसटी रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। डोमेस्टिक एयरलाइंस तो कह रही है कि उनको 8 से 9 महीने लगेंगे, पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कह रही है एटलीस्ट 3 महीने से पोस्टपोन किया जाए। तो वही है, फिर अगर इतना टाइम लगने वाला है तो 3 महीने भी सफिशिएंट नहीं होने, ये एक पॉइंट है। प्लस सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने और भी कंसर्न्स रेज किए हैं। एक है रिगार्डिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जीएसटी जो है वो एक वैल्यू एडेड टैक्स है। तो वैल्यू एडेड टैक्स मतलब हर एक स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है सिर्फ उस पे ही टैक्स हो, पूरे पे टैक्स ना हो। इसीलिए पूरा जो है जीएसटी नेटवर्क भी इसीलिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि पूरा इसको हमको सब डिटेल्स, हर एक टैक्स पेयर को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, उनको सारे डिटेल्स जाननी होती है, ताकि जो ऑलरेडी टैक्सेशन पे हो चुका है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बाद में मिलेगा जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर ना, ये जो टैक्स पेयर्स है उनको। तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो दिया जाता है, तो एविएशन सेक्टर के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इकोनॉमी क्लास ट्रैवल के लिए इनपुट सर्विसेज पे सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सिर्फ सर्विसेज पे। जो गुड्स प्रोक्योर किए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट अगर इंपोर्ट की जा रही है, स्पेयर्स है, उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। लेकिन प्रीमियम क्लास ट्रैवल लाइक बिजनेस क्लास, उनके लिए फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मतलब गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया गया है, ये कंसर्न रेज किया गया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। और दूसरा एक पॉइंट है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रैवल। तो इंटरनेशनल ट्रैवल में जो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है उनके लिए जो टैक्सेशन है, और जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स है उनके लिए टैक्सेशन, उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज है। तो वही कह रहे हैं कि दोनों को एक जैसा समान ट्रीट करना चाहिए टैक्सेशन पर्पसेस के लिए, वो एक कंसर्न भी रेज किया गया। तो अब देखेंगे गवर्नमेंट इस पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पे क्या डिसीजन लेती है। फिर अगला न्यूज आइटम है कैबिनेट क्लियर्स 5% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर क्रॉप लोन्स। तो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं और फार्मर्स एग्रीकल्चर क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब जो स्टेप लिया है वो है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये ऑलरेडी है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑलरेडी 2006-7 से चल रही है, तो इसको 2017-18 ईयर के लिए भी एक्सटेंड किया गया है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा अप टू 5% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम स्मॉल शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए है। तो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स जो ये साल लिए गए हैं, 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में लिए गए हैं, और ये लोन्स 3 लाख से ज्यादा के नहीं है, अप टू 3 लाख के लोन्स है। और ये 1 साल के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के, जो अप टू 1 ईयर के लिए जो लोन्स है। तो और वो फार्मर्स जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है और जो है ना, जो इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करने हैं, वो अगर वो टाइम पे कर रहे हैं तो उनको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। मतलब 9% इंटरेस्ट रेट होता है, तो उनको अब सिर्फ 4% इंटरेस्ट पे करना होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का ये मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको ये रिड्यूस करते हैं। तो ये क्रॉप लोन वेवर नहीं है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, इंटरेस्ट रेट सिर्फ कम है। और ऑलरेडी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया ही जाता है। तो जो फार्मर्स रीपे नहीं कर पा रहे टाइम पे, उनके लिए भी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन है, लेकिन जो रीपे कर पा रहे उनके लिए 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो ये है। और ये जो स्कीम है ये नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और आरबीआई ये इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो यही। और दूसरा होता है फॉर क्रॉप लोन्स जो लिए जाते हैं फॉर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, तो वो भी अगर अप टू 6 मंथ्स के लोन्स है उनके ऊपर भी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। और इवन नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो फार्मर्स अफेक्टेड है उनको भी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है, रिवाइज्ड स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन। फिर अगला है मूव टू अक्वायर मोर लैंड फॉर नेवल प्रोजेक्ट किक्स अप स्टॉर्म इन आंध्र प्रदेश। तो ये विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये 3rd फेज लैंड एक्विजिशन का अब लॉन्च होने वाला है। ये इसकी वजह से यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो लैंड एक्विजिशन किया गया है उसके लिए गवर्नमेंट ने अब तक जॉब्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, और उसके लिए लोग यहाँ पे फैमिलीज प्रोटेस्ट कर रही है। और अब और एक फेज लॉन्च होने वाला है।
तो ये जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है वो NAOB, नेवल ऑल्टरनेट ऑपरेशनल बेस के लिए हो रहा है। तो ये ऑपरेशनल बेस यहाँ पे विशाखापट्टनम के पास लाया जाएगा, जहाँ पे अरिहंत जो इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन है, तो इसको यहाँ पे डॉक किया जाएगा। तो इसीलिए ये नेवल ऑल्टरनेट ऑपरेशनल बेस अब बनाया जा रहा है। तो अरिहंत के बारे में पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था अराउंड 1970s में, बट इसको डिजाइन और टेक्नोलॉजी फाइनलाइज करने के बाद फाइनली इसको जो रिवील किया गया 2009 में। फिर इसके बाद 2013 में जो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है सबमरीन पे, वो भी क्रिटिकल गया, मींस वो भी रेडी फॉर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो वो रिएक्टर क्रिटिकल हुआ। उसके बाद 2016 में काफी सारे ट्रायल्स होने के बाद अब ये अरिहंत सबमरीन कमिश्निंग के लिए रेडी है। तो ये अरिहंत क्लास सबमरीन है, और भी न्यूक्लियर केपेबल इंडिजिनियस सबमरीन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर K-15 मिसाइल्स और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इसमें होगी। फिर अगला न्यूज आइटम है रे ऑफ होप फॉर थार्स एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ थार डेजर्ट राजस्थान में जो चिंकारा एंडेंजर्ड पॉपुलेशन है, स्पेशली इंडियन गजल्स, तो ये शाय एनिमल होते हैं जो स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं। तो ये चिंकारास का यहाँ पे स्पेशली कंसर्न है कि ये काफी सारे यहाँ पे इंजर हो जाते हैं रोड इंजरी एक्सीडेंट्स की वजह से, डॉग बाइट्स की वजह से। और इनको प्रोटेक्ट करने वाली जो एक मेन कम्युनिटी है यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट के पास, बिश्नोई कम्युनिटी। तो यहाँ पे ये ना अपनी लाइफ भी रिस्क कर लेते हैं इनको बचाने के लिए। तो ये उनको पोचर से ट्रांसपोर्ट बचाते हैं और इनको ट्रांसपोर्ट करते भेजते टू जोधपुर फॉर ट्रीटमेंट। तो अब उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने कई बार पिटिशन रखा है कि इनके फैसिलिटेशन के लिए कुछ किया जाए। तो फाइनली अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 17 रेस्क्यू वार्ड्स एस्टेब्लिश करेंगे इस रीजन में। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन बिश्नोई पॉपुलेशन जो है, इनके बारे में ये पता होना चाहिए। ये बिश्नोई एक वैष्णवाइट सेक्ट है जो 15th सेंचुरी में फाउंड की गई थी बाय स्वामी जम्बेश्वर महाराज। तो इनका जो रिलीजन है, इनका बेसिक फिलोसॉफी ये है कि ऑल लिविंग थिंग्स हैव राइट टू सर्वाइव, हर एक को जीने का राइट है और सबको रिसोर्सेज जो है वो शेयर करके जीना है एक साथ। तो ये फ्लोरा और फौना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंजर्व करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ तक रिस्क करके वो इनको बचाते हैं। तो ये है। तो इनके अराउंड सारे जो लॉज है उनमें मेजर लॉज है कि किलिंग ऑफ एनिमल्स पे बैन है, आप एनिमल्स को मार नहीं सकते, आप ट्रीज नहीं काट सकते, स्पेशली खेजरी ट्रीज जो यहाँ ग्रो होते हैं, और इवन क्रिमेशन के लिए ये आप वुड नहीं यूज कर सकते। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है टाइम इज मनी, इसरो टू पे ऑफिशियल क्लॉक कीपर। तो जो ये ऑफिशियल क्लॉक कीपर है मतलब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक लैब है, और यहाँ पे एक्यूरेट क्लॉक्स जो है कंट्री के मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स यहाँ मेंटेन किए जाते हैं। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करने की अथॉरिटी है, ओनली अथॉरिटी है। तो यहाँ पे प्राइमरी टाइम स्केल यूज करके 5 सीजियम क्लॉक्स है यहाँ पे, हाइड्रोजन मेजर है उसका यूज करके यहाँ पे ±20 नैनो सेकेंड तक का एक्यूरेट टाइम यहाँ पे रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। और ये रियल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कनेक्ट किया जाता है थ्रू टेलीक्लॉक्स, इवन सैटेलाइट लिंक्स, इवन जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्विसेज है उससे लिंक है। तो यहाँ पे जो आपको कंप्यूटर्स में जो स्टैंडर्ड टाइम दिखाया जाता है लोकल टाइम, तो ये स्टैंडर्ड टाइम भी ये नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्विसेज के थ्रू पॉसिबल है जो NPL से लिंक करते हैं। तो अब NPL ने डिसाइड किया है कि वो अपने सर्विसेज के लिए चार्ज करेंगे। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ये टाइम जो है एक्यूरेट टाइम उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको अपना जो सर्वर्स है उनको ये करेक्टली कनेक्ट करने होते हैं, जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, रॉकेट्स है, उनको ट्रैक करने के लिए। तो वो मिली सेकेंड्स तक का उनको करेक्ट टाइम, एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है। तो ये सर्विसेज अब तक NPL इनको फ्री में प्रोवाइड कर रही थी। अब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कह रहे हैं कि हम इसके लिए चार्ज करेंगे। इवन एयरफोर्स को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सबको वो प्लान कर रहे हैं कि हम चार्ज करेंगे। ये डिसीजन क्यों लिया गया है? क्योंकि CSIR का फंडिंग क्रंच है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। तो फिलहाल उनके पास सिर्फ 4000 करोड़ का बजट है, जिसके अंदर से रेवेन्यू जो आता है वो सिर्फ 10 to 15% है। तो CSIR ने अपनी सारी लैब्स को कहा है कि वो रेवेन्यूज इंक्रीज करे, तो इसीलिए वो NPL ने भी डिसीजन लिया है। तो CSIR का प्लान है कि उनका रेवेन्यू वो 25% तक इंक्रीज करना चाहती है बाय दिस ईयर, और बाय 2020 इवन 50% तक वो लाना चाहते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में ये डिसीजन NPL ने भी लिया है।
इवन एनपीएल ने कहा है गवर्नमेंट को कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से मैंडेट के लिए मैंडेटरी करना चाहिए कि वो अपना टाइम एक्सक्लूसिवली एनपीएल क्लॉक से ही टाइम सेट करेंगे, क्योंकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके ही होना चाहिए कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टाइम सेटिंग किया जाता है। तो एक डिमांड भी रखा गया है, तो अगर ये मैंडेटरी हो जाएगा तो एनपीएल ही ये टाइम प्रोवाइड कर पाएगी, ये होगा। तो वो है, तो ये नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में यूज किया जाता है उसके बारे में है। तो ये टाइम सर्वर्स यूज करके जो सर्विसेज दी जाती है, टाइम में किया जाता है। फिर अगला है जीएसटी स्टॉर्म ब्रूज इन सर्विसेज सेक्टर। तो जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला है 1 जुलाई से, और सर्विसेज सेक्टर ने यहाँ पे एक मेन कंसर्न रेस किया है जीएसटी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जीएसटी नेटवर्क पे जो एप्लीकेशंस रजिस्ट्रेशंस लिए जा रहे हैं और जीएसटी आईडी जो दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आईएन, तो ये हर एक स्टेट लेवल जीएसटी आईएन जनरेट किया जाता है। तो जीएसटी नेटवर्क फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करके वो माइग्रेशन के लिए, मतलब जो करंट सिस्टम के अंदर है उनको जीएसटी सिस्टम में माइग्रेट होना है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो अब तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू ही नहीं किया है। और सर्विसेज सेक्टर का ये कंसर्न है कि जब एक सर्विस कंपनी होती है तो उनकी ऑफिसेज ऑल अक्रॉस इंडिया होती है, तो वो अक्रॉस स्टेट्स भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जीएसटी के अंदर उनको स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और ये उन्होंने अब तक फ्रेश, उनको मतलब हर एक स्टेट के लिए फ्रेश एप्लीकेशन देनी होगी, जो इन्होंने अब तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन क्योंकि जीएसटी नेटवर्क ने इनिशिएट नहीं किया, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो अब तक ये स्टार्ट भी नहीं किया गया, तो ये कब किया जाएगा, फिर जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर तब उनको दिया जाएगा। तो ये सारे कंसर्न्स वो रेज कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स जो है उनमें से एक ने कहा है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अभी भी टाइम है और गवर्नमेंट ये स्टार्ट कर सकती है। कहा भी है गवर्नमेंट ने कि हम फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लेना भी शुरू करने वाले, तो अगर वो शुरू करेंगे तो इसको टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज नहीं, इजीली हो सकता है। और अगर नहीं भी हुआ है तो जो एक प्रॉब्लम इनिशियली जो आएगी वो यही होगी कि जब ये सर्विसेज सेक्टर, जब सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे जब रिसीट देंगे तो उनके ऊपर इनवॉइसेस के ऊपर यहाँ पे जीएसटी आईएन जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो मिसिंग होगा इनवॉइसेस पे। तो जब जीएसटी टैक्सेशन पर्पसेस के लिए, तब तक ये ऑफकोर्स इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो जीएसटी जो है वन नेशन वन मार्केट, वो पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टेब्लिश किया गया ऑल ओवर द नेशन। एक स्टेट एक ही टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो ये सारे टैक्सेस है जिसको जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम किया गया है, और यहाँ पे इसके बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। और जो जीएसटी नेटवर्क है जो एस्टेब्लिश किया गया है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेंटर और स्टेट का इधर 24.5% ईच होल्ड है, और बाकी का जो होल्डिंग है वो ये ग्रुप ऑफ बैंक्स है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इनके पास, एनएससी के पास इनका स्टेक है। तो ये जीएसटी नेटवर्क जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे सर्विस गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स भी यहाँ पे एक्सेस करेंगे और इनपुट डेटा देके टैक्सेशन फाइल करेंगे, प्लस इवन ये सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स के वेरियस टैक्स डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बैकबोन है जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए, जीएसटी नेटवर्क। फिर अगला न्यूज आइटम है सीसीआई फाइन्स Hyundai ₹87 करोड़। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड पे 87 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की है। ये कहते हुए कि ये इनके एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट के वजह से है, जो इन्होंने की कंपटीशन एक्ट 2002 का इसके प्रोविजंस इन्होंने वायलेट किए। ये इनका जो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस सिस्टम है इसके लिए इम्पोज किया गया। तो कहते हैं कि डीलर्स के साथ ये जो ये आरपीएम किया जाता है, मतलब कि डीलर्स को जो पैसेंजर कार्स है वो सेल करने में लिमिटेशंस दिए जाते हैं कि इससे कम प्राइस में ये सेल ना किया जाए, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जाए। तो ये जो सिस्टम है इसको रीसेल प्राइस मेंटेनेंस सिस्टम कहा जाता है। तो ये डिस्काउंट कंट्रोल मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे कंपटीशन पे अफेक्ट होता है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, इसीलिए ये पेनल्टी इंपोज की गई है। वो ये भी कह रहे हैं कि डीलर्स के साथ ये जो Hyundai मोटर्स है ये भी कहते हैं कि यहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं कि ये लुब्रिकेंट ऑयल से यूज किया जाए, और अगर डीलर्स ये नहीं यूज करते तो उनको उसमें भी पिनलाइज किया जाता है। तो ये पॉइंट पे ये पेनल्टी इंपोज की गई है। तो ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मतलब मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही ये सेल करेंगे, मतलब अबव मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस एक डिसाइड होती है, इसके बीच में वो सेल करेंगे, उससे ज्यादा या कम में नहीं।
फिर अगला ये कंपटीशन एक्ट के बारे में। कंपटीशन एक्ट 2002 में आया है और उसके अंदर ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन उनके फंक्शनिंग के अंदर लीगल चैलेंजेस है, जिसकी वजह से अमेंडमेंट किया गया 2007 में, और 2009 से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फुल्ली कॉन्स्टिट्यूटेड है और फंक्शन कर रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है नॉट फॉर इंसॉल्वेंसी बिल फॉर फाइनेंशियल एंटिटीज। तो ये यूनियन कैबिनेट ने ये फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 को अप्रूव किया है, तो ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसके अंदर बैंक्रप्सी केसेस जो फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज की, मतलब बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज की, उनकी जो बैंक्रप्सी इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए इसमें प्रोविजंस हो गए। तो इसके अंदर प्रोविजन है कि रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया जाए, और इवन फिलहाल जो रेजोल्यूशन रिलेटेड प्रोविजंस और एक्ट्स है उनको इवन रिपील या अमेंड किया जाएगा, जैसे कि ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट है, इसको रिपील किया जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पीड अप कर रहे हैं, मतलब टाइम और कॉस्ट रिड्यूस किया जाए ताकि फाइनेंशियल सेक्टर में भी जो बैंक्रप्सी केसेस है, डिस्ट्रेस है, उसको वो कम कर सके। तो हमने ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है ये नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए, तो ये जो है अब फाइनेंशियल रेजोल्यूशन बिल ये फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए होगा। तो दोनों मिलके ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, और बैंक्रप्सी रिलेटेड केसेस बोथ फाइनेंशियल सेक्टर और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में रिजॉल्व करने में टाइम और कॉस्ट रिड्यूस करने के स्टेप्स लिए जाएंगे। फिर अगला है आरबीआई इम्पोजेस कर्व्स ऑन सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसके ऊपर आरबीआई ने कर्व्स डाले हैं अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रिवाइज करके आरबीआई ने रिसेंटली इसका फ्रेमवर्क दिया था, तो उसके अंदर ही एक्शन लिया गया है। ऑलरेडी 3 बैंक के अगेंस्ट एक्शन ले चुकी है आरबीआई रिसेंटली, आईडीबीआई बैंक, देना बैंक और यूको बैंक। तो अब ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे लिया गया, क्योंकि उन्होंने सेकंड रिस्क थ्रेशोल्ड ब्रीच किया है। उनका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो मार्च 2017 एंड में 9% क्रॉस कर चुका है, 10.2% हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लाए गए। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है वो हम देखेंगे। तो ये रिस्क थ्रेशोल्ड जो मेंशन किए गए 1, 2, 3, तो इवन ये नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए रेशियो के ऊपर बेस्ड है कि अगर एनपीए नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कोई बैंक की अगर 6% या ज्यादा है लेकिन 9% से कम है, तो वो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 कैटेगरी में आएगी। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 जब रीच होता है, मतलब कि 9% हो जाता है और 12% से कम है, तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 ब्रीच किया गया है। और अगर 12% या उससे ज्यादा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो हो गया है, तो वो थ्रेशोल्ड 3 भी रिस्क ब्रीच किया गया है। तो ये है, तो ये जब ब्रीच होगा, मतलब ये आप देख सकते हैं दिया गया है रिस्क 1, 2, 3। तो ये जब ब्रीच होगा तो फिर करेक्टिव एक्शंस इंपोज किए जाते हैं। तो अगर रिस्क थ्रेशोल्ड 1 ब्रीच होता है तो डिविडेंड्स पे रिस्ट्रिक्शन लाया जाता है कि बैंक्स डिविडेंड जो प्रोवाइड करती है उस पे। इवन डिस्क्रिशनरी एक्शन जो है रेगुलेटर मतलब आरबीआई यहाँ पे ले ही सकते हैं, मतलब बियॉन्ड दिस तो स्टेप्स लेंगे आरबीआई। इवन रिस्क थ्रेशोल्ड 2 होगा तो इवन ब्रांच एक्सपांशन पे रिस्ट्रिक्शंस लाया जाएगा, हायर प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स होगी, मतलब जो बैंक्स लोन्स देती है तो उन लोन्स के लिए प्रोविजनिंग करना पड़ता है, मतलब फैसिलिटेट करना पड़ता है कि अगर लोन्स पे कर रहे तो ये उनका प्रोविजनिंग भी होता है। तो ये प्रोविजंस उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसके लिए जो पैसा असाइड रखते हैं वो इंक्रीज करना होगा, और डिस्क्रिशनरी एक्शन आरबीआई ले सकती है। फिर रिस्क थ्रेशोल्ड 3 जब ब्रीच होता है तो डिविडेंड्स, ब्रांच एक्सपांशन के रिस्ट्रिक्शंस के अलावा इवन पेमेंट्स पे, मैनेजमेंट कंपेंसेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लाया जा सकता है, डायरेक्टर फी पे रिस्ट्रिक्शंस लाया जाएगा। तो ये स्टेप्स है ताकि एनपीएस का जो इश्यू है वो करेक्टिव एक्शन यहाँ पे लाया जाए और बैंक्स का प्रॉब्लम, एनपीए प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के स्टेप्स लिए जाए। क्विक एक्शन। फिर अगला है इंडिया एम्स टू लिफ्ट डूइंग बिजनेस रैंकिंग। तो ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक लाती है हर साल। तो जो 2016 की रिपोर्ट आई थी तो इंडिया की रैंकिंग उसमें 130 थी आउट ऑफ 190 कंट्रीज। तो ये रैंकिंग 2017 की कही जाती है, पर ये रिपोर्ट जो है वो 2016 में आई थी। तो यहाँ 130 रैंक जो है, तो ये 10 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ये डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्रोवाइड करती है। तो ये जो है इधर हम चाहते हैं कि हमारा रैंकिंग इंप्रूव हो, तो इसके लिए जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की टीम अब फिर से 3 वीक की विजिट पे इंडिया में आने वाली है जून 26 को, कंट्री का परफॉर्मेंस असेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि हमने स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से हमारा रैंकिंग इंप्रूव होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने 2 स्पेसिफिक पैरामीटर्स को टारगेट किया, एक है स्टार्टिंग अ बिजनेस और डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। तो यहाँ पे जैसे मेंशन है स्टार्टिंग बिजनेस में इंडिया का रैंक, और इवन
कंस्ट्रक्शन परमिट्स के लिए। तो ये रैंकिंग अगर इम्प्रूव होगा तो ओवरऑल रैंकिंग भी इम्प्रूव होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि पहले जो एक तो स्टार्टिंग बिजनेस है, तो स्टार्टिंग बिजनेस के लिए वर्ल्ड बैंक मतलब क्या कि कितना टाइम लगता है एक बिजनेस को स्टार्ट या ऑपरेट करने के लिए, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को स्टार्ट या ऑपरेट करने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक इसके लिए मुंबई और दिल्ली इंडिकेटर सिटीज यूज करके यहाँ पे देखती है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो प्रोसीजर्स पहले थे वो 26 डेज लगते थे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी स्टार्ट या ऑपरेट करने के लिए, तो अब इसको हमने कम करके एक दिन कर दिया है कि एक दिन में आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी स्टार्ट या ऑपरेट कर सकते हैं। तो वही है। और ये स्पाइस करके सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये स्पाइस लाया गया है, स्पाइस फॉर्म। तो ये मैंडेटरी है, ये ओनली डिफॉल्ट एप्लीकेशन है कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो इससे ये काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लाया गया है। तो इससे हमारा रैंकिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होना चाहिए, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो वर्ल्ड बैंक की टीम विजिट करके जो असेसमेंट करेगी उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। तो वही है। तो यहाँ पे जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसको हाईलाइट कर रही है गवर्नमेंट, तो उससे हमारा रैंकिंग इंप्रूव हो। फिर अगला न्यूज आइटम है कैटल स्लॉटर क्रैकडाउन रिपल्स थ्रू लेदर सेक्टर। तो ये जो कैटल स्लॉटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं उसकी वजह से लेदर और मीट इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है। तो ये जो कैटल स्लॉटर रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ काउ जो एक रिवर्ड एनिमल है उसके लिए नहीं है, इवन बफेलो पे है। तो बफेलो प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है फॉर मीट एंड लेदर। तो यहाँ लेदर इंडस्ट्री मेजरली इन यूपी आगरा रीजन में यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो रही है। और यहाँ पे काफी सारी कंपनीज लोगों को ये जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है वो लोगों को निकाल रहे जॉब से, और यहाँ पे कंडीशन मिजरेबल है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि लेदर सेक्टर से रेवेन्यूज जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं टू $27 बिलियन। तो ये 2020 तक का टारगेट है ताकि जॉब क्रिएशन भी इंक्रीज हो सके। लेकिन जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव लेदर इंडस्ट्री के लिए, वो हाईलाइट किया जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स टू दोहा हिट बाय कतर क्राइसिस। तो कतर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लाए गए, आइसोलेट किया गया है बाकी वेस्ट एशियन नेशन से, मिडिल ईस्टर्न नेशन से। तो ये लेड बाय सऊदी अरेबिया। तो इस वजह से इवन इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है उसको अफेक्ट हो रहे हैं। तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो है इंडिया के 13% एक्सपोर्ट्स ये वेस्ट एशियन नेशंस को होते हैं। तो वो अभी जो यहाँ पे शिपिंग लाइंस ऑपरेट हो रही है वहाँ पे कंटेनर्स होल्ड पे रखे गए हैं। तो ये इंडिया को भी अफेक्ट होगा, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो ये है कतर नेशन, पर्शियन गल्फ, यहाँ पे ये ईरान है। और ये जो आइसोलेशन भी किया गया है, मेजरली कहा गया है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि कतर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है। पर वो सऊदी अरेबिया भी थोड़ी एंटिटीज है, जैसे पैलेस्टीन में हमास है उसको कतर सपोर्ट करती है। तो ऐसे सपोर्ट सऊदी अरेबिया भी देती है, वो नॉन फैक्ट है। और उसके अलावा मेजरली जो कहा गया है कि ये रियल रीजन जो है कतर को आइसोलेट करने का वो ये है कि कतर ईरान को सपोर्ट करती है और ईरान सऊदी अरेबिया एनिमीज है। तो वो है। और कतर और ईरान का काफी इंपॉर्टेंट स्टेक्स है यहाँ पे भी। कतर से इवन इंडिया को जो मेजर नेचुरल गैस सप्लायर है वो कतर है, मोर देन 90% कतर से ही आता है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस सोर्सेज भी इनके शेयर्ड है ईरान और कतर के। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे। तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। तो मैपिंग भी पता होना चाहिए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये स्ट्रेट जो होता है मतलब एक पतला सा वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये दो ऑफकोर्स लैंड मासेस को सेपरेट करेगा। फिर लास्ट न्यूज आइटम है व्हाट्स अप विद बॉस्फोरस। तो ये बॉस्फोरस स्ट्रेट के बारे में। अब बॉस्फोरस स्ट्रेट भी एक स्ट्रेट है हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह। तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करते हुए नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी है। तो ये टर्की में है, ये टर्की पूरा है, ये एशियन पार्ट ऑफ टर्की कहा जाता है और ये यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की। तो ये एशिया और यूरोप को डिवाइड करती हुई स्टेट मानी जाती है बॉस्फोरस स्टेट। तो यहाँ पे रिसेंटली जो है वाटर बॉडी का कलर चेंज होते हुए देखा गया और इवन स्मेल आ रही है। तो वो यहाँ पे रेसिडेंट्स कंसर्न हो गए कि ये क्या पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। पर साइंटिस्ट ने कहा है और इवन नासा ने अपने डेटा से, जो टेरा सैटेलाइट है उसके डेटा से उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो चेंज है वाटर बॉडी में और उधर है वो एक फाइटोप्लैंक्टन की वजह से। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एहक्स, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये
कंसर्न नहीं है, बल्कि ये गुड है, ये नो जो फिशरी है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये ब्लैक सी में इनका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, इस वजह से बॉस्फोरस स्ट्रेट में ये देखा जा रहा है। तो वही है, मेजरली आपको मैपिंग पता होना चाहिए, स्पेसिफिक न्यूज इंपॉर्टेंट ना हो पर एटलीस्ट द मैप शुड बी। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।